हाय फ्रेंड, साइंस की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक वाइज सीरीज़ ये मैं क्लास वाइज लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो ये 8th क्लास का जो अध्याय है फसल उत्पाद एवं प्रबंधन, तो उससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों। जो एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक है उसके अनुसार जो भी क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं मैं करवाने की आपको कोशिश करूँगा दोस्तों। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखा करो क्योंकि आपको बहुत यूज़फुल ये होने वाली है सीरीज। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन, खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है दोस्तों? बरसात के टाइम, जून जुलाई में बोई जाती है। तो खरीफ की फसल में कौन कौन सा बोया जाता है? तो गेहूँ तो सर्दी में, रबी की फसल है, आलू भी रबी की फसल है। पर दोस्तों, धान और सोयाबीन ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। धान भी बरसात में और सोयाबीन भी बरसात में बोई जाती है। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। तो दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है थ्रेसिंग। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो दाल, फल और चावल ये तो पेड़ से, ये पौधों से अपन को प्राप्त होती है। और शहद जो है ये किससे प्राप्त होती है? जंतुओं से, मधुमक्खी से। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फसल। स्वपोषी का उदाहरण है। तो स्वपोषी का उदाहरण है आम का पौधा। तो पौधे सभी स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। तो ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल, तो इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों जायद की फसल। पर इसको खरीफ की फसल को भी अपन इसमें मान सकते हैं क्योंकि ये जून में बरसात के टाइम बोई जाती है। खरपतवार का उदाहरण है मसूर, गाजर घास, जूट और तीसी। तो गाजर घास होती है, ये उगती है फसल के अंदर, और ये खरपतवार का उदाहरण है दोस्तों। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है दोनी। रेशेदार फसल है। तो रेशे किस में होते हैं? कपास में। रेशेदार फसल का उदाहरण है कपास। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चना। फसल चक्रण में मिट्टी की उर्वरता, फसल चक्रण से अलग अलग फसल बदल के बोने से उससे क्या होती है? उसकी उर्वरता बढ़ जाती है दोस्तों। एक ही एक फसल बोने से ज़मीन बंजर होने लगती है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों फलीदार पादपों में। जो दालें वगैरह होती है, मटर वगैरह, इनकी जड़ों में पाए जाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो इसको निराई, बुराई, जुताई, सिंचाई। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। दोस्तों, ये थे क्वेश्चन इससे संबंधित। ये आप जो किसान परिवार से बिलोंग रखते हैं वो तो सब जानते होंगे इनके बारे में। तो दूसरे अध्याय की बात करते हैं दोस्तों। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, इससे संबंधित अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। तो जीवाणु द्वारा होने वाला एक रोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग आपको पता होगा एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ईस्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक का उदाहरण है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक होता है जो किससे प्राप्त होता है? यह आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कवक से प्राप्त होता है कि वायरस से?
किससे प्राप्त होता है ये आप मुझे बताना, या फिर बैक्टीरिया से। संच संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है तो दोस्तों घरेलू जो मक्खी होती है इसके लिए मुख्य उत्तरदायी होती है। डेंगू परजीवी का वाहक है तो डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से होता है। कौन सी? मादा एंडीज मच्छर द्वारा। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है तो मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला रोग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है तो मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। और किसने खोजा था आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो पूरा अच्छी तरीके से जान लेना। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर नहीं दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया तथा डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो गिलोय के पौधे का इसका उपयोग किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए तो उसका क्या किया जाता है दोस्तों? पाश्चुरीकरण। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन चक्र। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव तो लैक्टोबैसिलस। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में, वायु में, मिट्टी में, सब जगह पाए जाते हैं दोस्तों सूक्ष्म जीव। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ब्रेड बनाने के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा एल्कोहल बनाई जाती है। किण्वन की खोज किसने की? तो किण्वन की खोज किसने की? तो लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज की थी दोस्तों। पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन। अब दोस्तों तीसरा अध्याय है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसके क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन की रस्सियाँ बनाई जाती है दोस्तों। उच्च अणु वाले बहुलक को कहते हैं तो उच्च अणु वाले बहुलक प्लास्टिक होते हैं दोस्तों। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको वो अच्छे से मिल जाए। क्योंकि अक्सर होता है कि अपन एक बार वीडियो देख लेते हैं और जैसे कुछ दिन अपन नहीं देखेंगे तो चैनल का आपको पता नहीं चलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कभी आपको मन करे तो आप अपने सब्सक्रिप्शन में जाके देख के वहाँ पे आराम से अपने चैनल को देख के वहाँ से सारे मॉडल पेपर या वीडियो आप देख सकते हो। क्योंकि ये यूट्यूब पे हैं, फ्री में हैं, आपके पास ही पड़े रहेंगे दोस्तों, तो आप मन करे जब देख लेना। टेफ्लॉन एक है तो टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक प्राकृतिक रेशा है, संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित रेशे होते हैं दोस्तों। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? तो
पैराशूट बनाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। दोस्तों टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर प्लास्टिक हो जाएगा। पैराशूट बनाने में किस तरह से, तो पैराशूट के लिए तो नायलॉन का प्रयोग होता ही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर तो रेयॉन एक रेशा है, तो रेयॉन किस प्रकार का रेशा है, तो एक संश्लेषित रेशा है दोस्तों। निम्न में से प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है दोस्तों। निम्न में से प्राकृतिक रेशा है, तो रेशम, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम। निम्न में से संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित रेशा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिस्टर। वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो प्लास्टिक का उपयोग अपन ज़्यादा कर रहे हैं दोस्तों। सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या है, तो सेल्यूलोज किससे कागज़ बनाते हैं, इससे अपन शुद्ध रूप क्या है, कागज़ इसका। बेकेलाइट एक है, तो बेकेलाइट भी एक प्लास्टिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। दोस्तों ये 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। पदार्थ जो प्रकृति प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो अपघटित हो जाने वाले जैव निम्नीकरण होते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरण। नेक्स्ट अध्याय है दोस्तों 4, धातु और अधातु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक अधातु की बात है तो ग्रेफाइट है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस वजह से ये। सबसे अधिक सक्रिय धातु, तो पोटेशियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो ठंडे जल के साथ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सबसे अधिक सक्रिय अधातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक सक्रिय अधातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर अवस्था में होती है, तो कठोर अवस्था में हीरा, ये भी अधातु का उदाहरण है। वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, या एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। एक उच्च आघात वर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है, तो एल्यूमिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, तो सल्फर एक धातु नहीं है, अधातु है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो अधातु आयोडीन में चमक होती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तन किया जा सकता है, तो आघात वर्धनीयता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो धातु पारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, तो चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है।
दांत दांतों के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? तो लचीलापन यानी तन्यता, तन्यता के कारण ऐसा संभव है। निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है? तो द्रवावस्था में पाए जाने वाला धातु पारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 4 अध्याय के क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों।